हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। थ्योरी ऑफ सोशलिज्म या नज़रिया इश्तराकियत पर हमने जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ था, जिसका तीसरा पार्ट आपके सामने पेश किया जा रहा है। पिछले दोनों हिस्सों में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि इंसान ने सोचना कैसे शुरू किया और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना कैसे शुरू किया। इंसान पिछले तमाम इर्तकाई मनाजिल से, इर्तकाई मराहिल से गुज़रते अब इस नहज पर या इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि उसने बोलना चलना सीख लिया है। ज़ुबान का इस्तेमाल उसने इशारों से अब वो बोलने पर आ गया है और अपने मसाइल को, यानी कि जिन मसाइल का ताल्लुक़ अमल से है, काम करने से, उन तमाम मसाइल को हल करना किसी हद तक सीख लिया है। तो हमने ज़हानत की एक तारीफ़ की थी कि ज़हन का उन मसाइल को हल करना, यानी कि जिनका किसी अमल के साथ ताल्लुक़ हो, इनसाइट या इंसान की अपनी बसीरत के ज़रिए एक इंटरेक्शन के साथ, इसे हम ज़हानत कहते हैं। तो अभी इंसान, यानी कि 15,000 या 20,000 साल हम पीछे की बात कर रहे हैं, इंसान था। तो उसने सोच के साथ साथ जब उसे एक तो उसे मसाइल पेश आते थे ना, अमली मसाइल, यानी कि किसी चीज़ के साथ उसका कोई ताल्लुक़ है, मैटर के साथ या मादे के साथ, तो उसने फिर ना जैसे जैसे उसके दिमाग ने तरक्की की, वो रात को सोता था तो उसे ख्वाब आते थे और वो इन चीज़ों के बारे में उसने सोचना शुरू किया और उसने जो कुदरत के कवानीन हैं, नेचर के कवानीन, उन्हें समझने की कोशिश की कि उन्हें कैसा समझा जाए। तो सबसे पहले उसने ज़िंदगी के बारे में या रूह के बारे में जो तसव्वुर लिया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इंसान का रूह के बारे में जो सबसे पहला तसव्वुर है कि रूह क्या चीज़ है, या रूह क्यों है, या ज़िंदगी क्या है, हम कैसे ज़िंदा हैं। तो वो तसव्वुर कुछ इस तरह है कि इंसान ने समझा कि हम सांस लेते हैं, जो यही रूह है। और उस दौर का जो लफ्ज़ आजकल हम बोलते हैं अरबी में, जो लफ्ज़ रूह है या नफ्स, इसका लिटरल मतलब, जो लुग़वी मतलब, जो इसका मतलब है सांस लेना। रूह का मतलब या नफ्स का लिटरल मतलब जो है, ये लुग़त के अंदर लिखा जाता है, वो है सांस लेना या फिर हवा। अच्छा, अब हवा के लिए जो लफ्ज़ यूनानी या ग्रीक में बोला जाता है, वो है साइकी, और साइकी का लिटरल मतलब भी हवा लेना है या सांस लेना। इंग्लिश में स्पिरिट कहते हैं और स्पिरिट का लिटरल मतलब भी हवा है। बिल्कुल ऐसे हेब्रियू या मतलब हेब्रियू को क्या कहते हैं, शायद उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। हेब्रियू में रवाह का लफ्ज़ है और रवाह का मतलब भी सांस लेना है। और हिंदी या संस्कृत में कहते हैं आत्मा, और इंटरेस्टिंग बात कि आत्मा का मतलब भी हवा या सांस लेना है। तो ये जितने भी अल्फाज हैं, ये उसी दौर से यादगार हैं, जब इंसान अभी अपनी इर्तकाई मनाजिल को तय कर रहा था। और वो आज भी, हम आज चूँकि इनके मतलब बदल चुके हैं, लेकिन इनके लिटरल मतलब वही हैं। तो पहले पहले ये रूह का तसव्वुर था कि रूह, इंसान जो सांस है हमारे अंदर, वही ज़िंदगी और वही रूह है। लेकिन ये तसव्वुर फिर बदला, वो ऐसे कि जब वो रात को गारों में सोता था या गुफाओं में, या तो उसने ख्वाब में देखना कि उसके, यानी कि वो खुद किसी खेत में जा रहा है या किसी के साथ मिल रहा है। तो उसने सोचा कि नहीं, ये ऐसे मुश्किल है, ये नहीं हो सकता कि सांस रूह हो। उसने सोचा कि नहीं, रूह मेरी एक हमजाद है, या मेरी ही तरह की कोई और काया है, या कोई और गैर मरई चीज़ है। तो फिर यहाँ से मज़हब का तसव्वुर पैदा हुआ। उसने सोचा कि इंसान मरता नहीं, बल्कि हमारे अंदर एक रूह होती है, जो कि हमारे मरने के बाद कहीं और चली जाती है और किसी और शक्ल में नमूदार होती है। तो ये मज़हब का और रूह का एक इर्तकाई सफ़र था। फिर देवमाला, मिथोलॉजी और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, वो तमाम इसी दौर से यादगार हैं। जो ये वाला दौर था ना, इसे कहा जाता है मैट्रियार्कल या मादरी मुआशरा। इस दौर में कहा जाता है कि औरत हुक्मरान थी। अभी आर्ट, जादू, मज़हब और इस तरह के और जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, उनका ज़हूर हो रहा है और वो अपने इब्तदाई मराहिल में है। तारीख़ के कोर्स को जब डिवाइड किया जाता है, तो उसे कुछ रेवोल्यूशंस में तकसीम किया जाता है। तो इंसानी तारीख़, अगर ख़ुसूसन सिर्फ इंसान की तारीख़ को देखा जाए, तो
कुछ इस तरह के इनकलाबात हैं जिन्होंने इंसान की मतलब तारीख़ को बदल के रख दिया है। उनमें एक तो रेवोल्यूशन था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जो कि 70,000 साल पहले वकूफ़ पज़ीर हो चुका है, और उसे हमने तकरीबन डिस्कस कर लिया कि इंसान ने बोलना चलना सीखा और अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा दूसरा रेवोल्यूशन है वो है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन या ज़रई इनकलाब। ज़रई इनकलाब ने पकड़कर इंसान की ज़िंदगी का बिल्कुल ये अभी वो 70 साल यानी कि 70,000 साल पीछे से लेकर 12,000 साल यानी कबर, ये 50,000 के ज़माने में ऐसे समझेंगे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब ज़रई इनकलाब आएगा तो इसने वो सफ़र जो कि हज़ारों और लाखों सालों में तय हुआ था उसे 1-2 हज़ार साल में तय कर दिया। ज़रई इनकलाब आज से 12,000 साल पहले आया है। उसका हिस्ट्री कैसे है, उसका मतलब वो कैसे आगे बढ़ता है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि इंसान अभी शिकार करता है और शिकार करके अपनी ज़िंदगी को वो कायम व दायम रखे हुए है। जो मर्द हैं वो शिकार करने जाते हैं और औरतें घर में बैठी रहती हैं। तो औरतों ने देखा कि जो परिंदे हैं ना वो अनाज के दाने खाते हैं, तो औरतों ने उनकी देखा देखी अनाज के दानों को खाना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि जहाँ पर वो दाने गिरते हैं ना वहाँ से वो ज़मीन से उस फसल के अकवे फूट पड़ते हैं और ज़्यादा अनाज उगता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम खुद ही ज़मीन को नरम करें और इन चीज़ों को उगाना शुरू कर दें, क्योंकि पहले तो जो खुराक थी वो शिकार था। अब उन्होंने औरतों ने ये सबसे पहले जो काश्तकारी की औरतों ने की, और उन्होंने छोटी छोटी पैचेस बनाकर और यानी कि खेत बनाकर ना उनके अंदर काश्तकारी शुरू की। तो अब यहाँ से तारीख़ एक नया मोड़ मुड़ती है। शिकार का ज़माना ख़त्म होता है और इंसान ज़राअत का सहारा लेता है और बस्तियाँ बनाना शुरू कर देता है। पहले वो खैमों की शक्ल में या यानी कि ना टोलों की शक्ल में कभी इधर कभी उधर, कभी जहाँ पर उसे खुराक नज़र आती है शिकार के लिए वो मारे मारे फिरते रहना दर बदर। तो जब इंसान ने ये देख लिया कि अब हम अपनी खुराक खुद तैयार तो नहीं कर सकते, खैर इनके खुद एक जगह पर उसे हासिल कर सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर बस्तियाँ बनाना शुरू कर दी। अब ये जब उन्होंने बस्तियाँ बनाई तो वो जितनी भी बस्तियाँ थी वो सारी दरियाओं के किनारों पर थी, और जो कदीम तहज़ीब गिनी जाती है वो वादी सिंध और मिस्र और दजला और फ़रात और नील, इनके किनारों पर शहर बसाए गए। ये इंसान की तरक्की है कि उसने पहले इंसान को जिसे बोलना नहीं आता था, इशारों के नाम में बात करता था, उसने बोलना सीखा, सोचना सीखा, शिकार से जान छूटी, और अब वो पहले उसने मिलकर काम करना शुरू किया, और अब उसने मुआशरा बना लिया। शहर, यहाँ से शहर बनना शुरू हुए। और इस यानी कि ये जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है या ज़रई इनकलाब, इसमें जो हुक्मरान है वो औरत है। औरत काश्तकारी करती है या फिर मर्द काश्तकारी करते हैं, औरत घर में रहती है, और ख़ानदान का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है। कोई भी चीज़ किसी भी बंदे की ज़ाती मिल्कियत नहीं है। जब फसल काश्त की जाती है, जो कुछ भी आता है वो पूरे माशरे के ऊपर, हर फ़र्द के ऊपर बराबर तकसीम कर दिया जाता है। और जिसके लिए ये यानी कि जिस नज़रिए को हमने बयान करना है, जिसके लिए हम ये सारी तगो-दो कर रहे हैं, सोशलिज़म या इश्तराकियत, वो इसी माशरे से ये दलील लेता है कि इंसान पहले मिलजुल कर रहते थे और जितनी भी पैदावार होती थी वो सब के ऊपर बराबर तकसीम की जाती थी, क्योंकि जितने भी लोग थे वो सभी की मेहनत की पैदावार होती थी। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि काम जो सारे मिलकर इकट्ठा कर रहे हैं, तो एक बंदे को ज़्यादा दे दो, एक को कम दे दो, एक भूखा मर रहा है, एक के पास इतना है कि वो 2 साल भी खाता रहे। तो सोशलिज़म इस यानी कि आज से 10,000 या 12,000 साल कबल जब ये इनकलाब आया, ज़रई इनकलाब, उस ज़रई इनकलाब से ये दलील पकड़ता है कि उस वक्त इंसान ने ऐसा मुआशरा या ऐसी सूरत पजीरी से अपनी ज़िंदगी गुजारी है और बड़ा खुश व खुर्म रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि उस वक्त ख़ानदान की क्या सिचुएशन थी। तो ख़ानदान ये था कि जो औरत होती थी ना, कोई भी चीज़ किसी भी शय की मलकियत नहीं थी। हर चीज़ यानी कि सबके ऊपर डिवाइड कर दी जाती थी। तो औरत भी किसी की मलकियत नहीं थी, यानी कि औरत का निकाह नहीं किया जाता था। ये था कि औरत अगर चाहती तो किसी मर्द से मिल लेती थी तखलिए में, अगर वो उसे इजाज़त देती, वरना नहीं। मर्द का काम था कि बस औरत की खिदमत करना, और औरत अपने मायके यानी कि अपने माँ के घर रहा करती थी, और जो उसके बच्चे होते थे वो उनकी जो नशोनुमा की